ये एक्चुअली लोकेट कर दिए कि यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने लोकेट करके बताया नहीं, वो तो बता दिए थे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रोटॉन्स क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे इम्बेडेड है, लेकिन एक्चुअली है ऐसा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द nucleus in concentric circular path। ठीक है, concentric circular path का मतलब द सर्किल हैविंग सेम सेंटर, जैसे इस टाइप का। अगर ये है, इसका भी सेंटर यही है, इसका भी सेंटर ये है। तो इन्होंने बताया कि प्रोटॉन और जो डेंस पार्टिकल है ये यहाँ पे है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड कंसेंट्रिक पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। कंसेंट्रिक पाथ मतलब सर्कुलर पाथ जो है, जो सेम सेंटर का। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो और क्या बताया, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द ये थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर बताया कि चूंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, इसीलिए द साइज ऑफ एटम, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस, दैट इज वॉल्यूम, साइज और वॉल्यूम भी कह सकते हैं। वॉल्यूम of nucleus is very less as compared to atom, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ स्पेस तो एम्प्टी है, कहीं पे थोड़ा सा जगह में ये है, क्योंकि 2 ही 3 रे जो है उसमें डिफ्लेक्ट किया था स्मॉल एंगल से ना। तो इसका मतलब ये हो रहा था कि बहुत कम स्पेस में कोई डेंस पार्टिकल है जो कि वो वही, मतलब क्या हुआ कि उससे डेविएट होकर के कुछ रे चला गया और कुछ बैक होके चला गया, उससे टकरा करके। तो जो टकरा के चला गया बहुत फ्यू, वेरी लेस, दैट इज 1 in 10,000। मतलब ये हुआ कि 10,000 रे में एक रे भागा, एक रे ही डेविएट होके गया, बाकी सब पास होके चला गया। इसका मतलब इसका साइज भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि सब तो फ्री चला गया। तो इसका अगर साइज बोला जाए तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है साइज। ये होता है एटम का, ये न्यूक्लियस का, और 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है एटम का साइज। मतलब आप देख लीजिए कि 5 टाइम्स, मतलब अगर न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁸ और 10⁻13 में कितना अंतर है, मतलब काफी छोटा, मतलब 10⁵ टाइम्स अगर छोटा है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस छोटा है एटम से। ठीक है, तो ये बता दिया कि द साइज ऑफ और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो ठीक है, इसमें हम ये कर लिए पॉजिटिव चार्ज, ये सब मिल गया हमको 5 लॉ, जिन्होंने जो अपना ऑब्जर्वेशन है उसमें 5 लॉ दे दी। ठीक है, तो इसमें हम लोग कर लिए कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। रदरफोर्ड ने पहला बोला, वो सब मालूम है, एम्प्टी स्पेस है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ उसका इस पे है, न्यूक्लियस में है, ये सब हम बता दिए। रदरफोर्ड क्या क्या बोले, समराइज कर देते हैं। रदरफोर्ड पहला बोले कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस एम्प्टी है एटम का, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन यहाँ पर है, न्यूक्लियस में बहुत छोटा जगह में है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कितना पे है, जगह पे है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर पे है, और एटम का साइज अगर 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। मतलब ये सोच लीजिए कि इसका साइज कितना है और इससे पता लग रहा है। तो आप इस जगह पे क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन नहीं बोलेंगे अभी, अगर बोलना है तो बोलिए, बाद में इन्वेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे है हैवी डेंस, जो पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे, वो न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके कंसेंट्रिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है।
जो एम्प्टी स्पेसेस है कंसेंट्रिक पाथ में, ये कॉन्सेंट्रिक पाथ है, मतलब सेम साइज का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इतना दूर तक उन्होंने बोल दिया। और ये इलेक्ट्रॉन्स किस में घूम रहा है, कॉन्सेंट्रिक पाथ जो एम्प्टी स्पेसेस है अदर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और अदर देन न्यूक्लियस के बाद जो साइज बच रहा है, एटम का जो जगह बच रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन उसके कॉन्सेंट्रिक पाथ में घूम रहा है। मतलब हर अलग अलग सर्किल का अलग अलग रेडियाई हो जाएगा, इसका अलग रेडियाई, इसका अलग, लेकिन सेंटर विल बी सेम। सेंटर विल बी सेम फॉर ऑल द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये इनका मॉडल था। बहुत अच्छा, काफी हद तक इन्होंने बता दिया, एटम का साइज बता दिया, एटम का इन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी बता दिया। वो तो बता दिया मूव कर रहा है। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स कहाँ पर है, हैवी डेंस है। डेंस है मतलब इसका इलेक्ट्रॉन्स का मास चूंकि बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत नेग्लिजिबल होता है इलेक्ट्रॉन्स का मास, तो इसीलिए जो भी मास अगर एटम का है वो ड्यू टू न्यूक्लियस, द मास ऑफ एटम is only due to न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसलिए ये जो कोई बोलते हैं ना कि एटम का मास किसके चलते है, तो एटम का मास उसके न्यूक्लियस के चलते है। जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जिसके चलते उसका मास होता है, नहीं तो उसका इलेक्ट्रॉन्स का मास से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो द मास ऑफ एटम इज ओनली ड्यू टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया। लेकिन इनका डिफेक्ट था, डिफेक्ट्स ये था कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। इसलिए मिला कि ये बहुत दूर तक पहुंच चुके थे, जो कोई कुछ नहीं किया उसको इन्होंने कर दिया, इसलिए इसको नोबेल प्राइज तो मिलना चाहिए था। तो इसको फर्दर जो है इनको इसमें डिफेक्ट क्या था, डिफेक्ट ये था, पहला देखिए डिफेक्ट था कि आप इलेक्ट्रॉन्स तो बता दिए कॉन्सेंट्रिक पाथ में है, लेकिन कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, कहां पे घूम रहा है, ये कहां बताया, ये नहीं बताया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन कंसेंट्रिक पाथ, डिफरेंट कंसेंट्रिक पाथ, अगर एक कंसेंट्रिक पाथ में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, ये मतलब पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाया कि कहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है और कहां पे घूम रहा है ये बताया, लेकिन कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितनी दूर इलेक्ट्रॉन कितनी दूर से घूम रहा है, कितना दूर पे घूम रहा है, ये सब उन्होंने नहीं बताया। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का सही से वो लोकेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए। और दूसरा डिफेक्ट ये था, पहला डिफेक्ट था कि द conclusion cannot define the actual position of electrons or number of electrons revolving around the nucleus, ठीक है, ये पहला इनका डिफेक्ट था। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट था, दूसरा ये डिफेक्ट था कि इन्होंने क्या बोला कि हाई वेलोसिटी से घूम रहा है एक पॉजिटिव चार्ज के कंसेंट्रिक ऑर्बिट में। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन बता देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी बोलता है रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक थ्योरी है, वो बोलता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में अपना एनर्जी को इमिट करता है, एनर्जी को छोड़ते जाता है। मतलब कि अगर कोई ऐसा है
अगर कोई चार्ज पार्टिकल है इस तरह का, ये एटॉम है, इसका चार्ज पार्टिकल यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बताया था उन्होंने। तो ये अगर हाई वेलोसिटी से घूम रहा है, तो अगर एक सेम चार्ज के अराउंड घूम रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव, मतलब दो डिफरेंट चार्जेस अगर एक दूसरे के अक्रॉस घूम रहा है, तो ये जो घूमने के चलते इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में एक एनर्जी निकलता है, एक एनर्जी को छोड़ते चला जाएगा। तो अगर छोड़ते चला जाएगा तो उसका क्या होगा, धीरे धीरे उसका एनर्जी कमते चला जाएगा, वो कमते चला जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे ऐसे सेंट्रीपिटली एक्सेलरेटेड होते चला जाएगा, ऐसे 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 आके टकरा जाएगा। मान लिया आप एक चक्कर में घूम रहे हैं, आपका अब धीरे धीरे आपका एनर्जी खत्म होते जाएगा, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, ऐसे गोल चक्कर में आप घूम रहे हैं कोई ग्राउंड में ऐसे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लास्ट में आपके पास ताकत नहीं रहेगा, तो आप धीरे 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 आके यहाँ पर आपके रुक जाएंगे, चुपचाप बैठ जाए। तो ये चीज वही चीज इसमें हो, इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें आपको कोई खींच रहा है, इधर सेंट्रीपिटली कोई खींच रहा है, तो लास्ट में यहाँ पे आपके रुक जाए। तो उसी तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रीपिटली इसको खींचा जा रहा है। अगर ये घूम क्यों रहा है, क्योंकि अगर कोई घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो क्या होता है, यहाँ पे कोई घूमता है तो फिजिक्स का लॉ के आधार पर सर्कुलर मोशन में पढ़िएगा, तो इसमें mv²/r इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और इसमें दो चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो वो अट्रैक्शन फोर्स इधर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगता है, जो दोनों को काउंटर बैलेंस कर देता है। तो काउंटर बैलेंस के चलते वो घूमते रहता है, इसमें ऐसे ऐसे घूमते रहता है। लेकिन इन्होंने जो बताया कि ऐसे घूम रहा है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलता है कि अगर घूमेगा क्यों, क्योंकि वो तो अपना एनर्जी को इमिट करते जा रहा है, तो एनर्जी को अगर रेडिएट करते चला जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम जाएगी, तो ये वाला फोर्स बढ़ते चला जाएगा और ये वाला फोर्स कमते चला जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, ये फोर्स अगर बढ़ते चला जाएगा तो ये धीरे 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 इधर 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 आके बस टकरा जाएगा। तो ये एक्चुअली टकरा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो जैसे एटॉम है वो चल रहा है। तो ये चीज को भी डिफाइन नहीं कर पाया कि क्यों हुआ, इसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया, तो ये इनका डिफेक्ट था। तो जिसको ये फर्दर एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर्स ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, इनका मॉडल ठीक है, बहुत हद तक इनका मॉडल सही था। नील्स बोर्स था उनका स्टूडेंट, नील्स बोर क्या था, उनका एक स्टूडेंट था। तो वो स्टूडेंट जो थे वो उन्होंने उनका मॉडल्स को पढ़ा, एक्चुअली उनका मॉडल्स को उन्होंने पूरी तरह से पढ़ा कि आखिर क्या क्या हमारे टीचर ने बताया, और उस पर फिर वो अपना रिसर्च चालू करे। तो रिसर्च जब चालू किए तो वो उनका जो मॉडल था नील्स बोर्स बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है और उसका ऑर्बिट्स में घूम रहा है, और उसका ऑर्बिट बहुत लिमिटेड है। पहला इनका थ्योरी था कि द इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रिक पाथ में घूम रहा था, लेकिन इन्हें बताया नहीं कि कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, कितना नंबर ऑफ सेल्स है, किसमें घूम रहा है, कितने में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने बताया नहीं। तो उसको ये नील्स बोर्स ने डिफाइन किया कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग around the nucleus, that is proton in limited number of orbits, और इसको कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक पाथ। एक ही बात है, कॉन्सेंट्रिक पाथ मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो लिमिटेड नंबर,
ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, इतना है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। लिमिटेड नंबर, मतलब कुछ एक लिमिटेड नंबर है जिसमें वो कॉन्सेंट्रिक, वैसा कॉन्सेंट्रिक पाथ है जिसमें न्यूक्लियस का अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका डेफिनिट जो है एनर्जी है, डेफिनिट उसका एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो द सेकेंड था द ऑर्बिट्स ऑब्लिक, ये कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक पाथ, द ऑर्बिट्स हैविंग डेफिनिट एनर्जी लेवल, डेफिनिट एनर्जी मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनका अपना एक डेफिनिट एनर्जी भी है, वो अपना डेफिनिट एनर्जी ले करके वो घूम रहा है, वो एनर्जी लेवल्स है अपना अपना, उनका अपना अपना एनर्जी लेवल। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से, ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक पाथ, एक कॉन्सेंट्रिक पाथ दैट इज ऑर्बिट इस तरह से है, और एक ऑर्बिट ऐसा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इस तरह के ऑर्बिट बने हुए हैं उसमें, और ये प्रोटॉन है यहाँ पर, और ये दैट इज न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑर्बिट में घूम रहे हैं ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो अपने अपने एनर्जी लेवल्स में घूम रहे हैं, ये सब उसको कहते हैं डेफिनिट एनर्जी लेवल, मतलब हर सेल्स का अपना अपना एक एनर्जी लेवल है, ठीक है। उसको कहते हैं, पहला को, इसमें 4 सेल थे, उसको बोलते हैं, पहला को के बोले, एल बोले, दूसरा को एम बोले, और तीसरा को एन बोले, दैट इज फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। उसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4, इसको कहते हैं के एल एम एन सेल, ठीक है। तो इस टाइप का उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें इस तरह से पाथ बने हुए हैं, ऐसे ऐसे, जैसे मान ली फील्ड में हर बच्चे को घूमने के लिए, दौड़ने के लिए अलग अलग पाथ बनाया जाता है ना, तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए पाथ बने हुए हैं। जैसे उस पाथ का नाम है के, दूसरे पाथ का नाम है एल, तीसरे पाथ का एम, और चौथे पाथ का एन, उसी तरह से ऐसा करके लिखा हुआ। तो एन इज इक्वल टू 1। अब इसमें एनर्जी लेवल्स, तो डेफिनिट एनर्जी लेवल्स में घूम रहे हैं। तो एक चीज आप जान लीजिए कि डेफिनिट एनर्जी लेवल मतलब इसका एनर्जी कुछ अलग होगा, इसका एनर्जी, इस सेल का एनर्जी लेवल कुछ अलग होगा, मैंने मतलब इस इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इसका एनर्जी कुछ अलग होगा, इसमें जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी अलग होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके फर्स्ट सेल में अगर एनर्जी ई है तो इसको हम बोलते हैं माइनस ई, इसीलिए कि हम बाद में जाएंगे तो ऊपर क्लास में तो हम पाएंगे कि एनर्जी जो होता है -13.6 by n square into z, where z is the atomic number, energy of different cells अगर बोले तो इस टाइप का फॉर्मूला होता है, A is equal to -13.6 z by n square। तो z is the atomic number of that particular atom, एटॉमिक नंबर हर एटम्स का अलग अलग होता है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर एटम, जैसे कॉपर है तो उसका अलग एटॉमिक नंबर, सोडियम है तो उसका अलग एटॉमिक नंबर है, तो उसका एटॉमिक नंबर उसका होना चाहिए। और n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, n इज इक्वल टू 1 तो फर्स्ट सेल, n इज इक्वल टू 2 तो सेकंड सेल, n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसको अगर E बोलते हैं तो इसको बोला जाता है माइनस, अब n इज इक्वल टू E बोल दिए तो अगर n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या वैल्यू होगा, E बाई 4 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पे तो E बाई 4 हो जाएगा। सेकेंड का क्या होगा, माइनस E बाई 9 होगा, एंड फोर्थ का क्या हो जाएगा, E बाई 16 हो जाएगा। मतलब अगर आप निगेटिव साइन लगा दिए और जितना निगेटिव साइन में जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल किसका ज्यादा होगा, ये n इज इक्वल टू 4 का, उससे सबसे कम जो है इसका। मतलब आप न्यूक्लियस से जितनी दूर जा रहे हैं उतना एनर्जी लेवल
ज्यादा हो रहा है, और जितना पास में जो है इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी लेवल सबसे कम। तो ये जान लीजिए, इसलिए जान लीजिए कि किसको कहते हैं लोअर एनर्जी लेवल और किसको हायर एनर्जी लेवल, बिकॉज इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं वो एनर्जी लेवल के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम जानेंगे कि जो फर्स्ट वाला जो सेल होगा उसका सबसे ज्यादा कम एनर्जी होगा, और जो जितना दूर होगा इस न्यूक्लियस से उसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा। एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी समझ गए आप लोग। अब हम इसमें बता रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई सेकेंड ला तो आप बताई थी हमने कि डेफिनेट एनर्जी लेवल्स है, और उसको हम स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि स्टेशनरी है ना, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स घूम के बैक नहीं आ जा रहा है, वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो उसमें और दूसरा एक इन्होंने क्या बोला लास्ट में कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड नंबर बोले कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस have definite energy nucleus have definite energy and the energy remains constant मतलब इन्होंने जो रदरफोर्ड क्या बोले थे, उसका इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में क्या, उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा है तो उसके चलते वो उसको फॉल डाउन हो जाना चाहिए था न्यूक्लियस के पास, लेकिन फॉल डाउन हो नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रिवॉल्व तो कर रहा है लेकिन उसका एनर्जी जो है घट ही नहीं रहा है, एनर्जी ज्यों का त्यों है, जितना है उतना ही, तो कांस्टेंट है तो घूमते ही रहेगा। वो तो मान लिया अगर ये इसकी एनर्जी को कांस्टेंट कर दिया, आपको एक आदमी है ग्राउंड में घूम रहे हैं और आपका जितना एनर्जी एग्जॉस्ट हो रहा है, कोई आदमी साथ में आपका बोतल लेकर के थम्स अप दे रहा है कि लो पीते जाओ, तो उससे क्या होगा, आपका एनर्जी खत्म नहीं होगा, एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होगा, तो आप घूमते रहेंगे। तो वैसा ही इसी टाइप का इलेक्ट्रॉन्स एकदम घूमते ही रहता है, क्योंकि उसका एनर्जी एग्जॉस्ट ही नहीं हो रहा है, एनर्जी खत्म ही नहीं हो रहा है, एनर्जी जो है रिमेन्स कांस्टेंट है, इसलिए ये फॉल डाउन नहीं होगा। तो ये थर्ड चीज बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है बट उसका एनर्जी डेफिनिट है और वो डेफिनिट एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट है। फोर्थ इन्होंने बताया कि इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प